video is all about sound. In this video, I'm going to discuss about some features of sound, also about how does it produce, and then that is the noise pollution. Okay, so first, what is sound? तो साउंड क्या है? तो साउंड जो है सो बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. Okay, so it's a form of energy which is produced when the air molecules vibrate in a particular pattern which you call that is the wave. ओके तो इधर क्या होता है, जो भी हमारा एयर मॉलिक्यूल्स जो है सो जब ये वाइब्रेट होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न और वेव पैटर्न में, तब क्या होता है द साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन हम किसको बोलेंगे, मतलब जैसे हमारा जो पेंडुलम क्या होता है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है ना, वैसे ही जो भी ऑब्जेक्ट से अगर ये बैक एंड फोर्थ मोशंस में मूव कर रहे हैं या कुछ भी उधर मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द वाइब्रेशन. ओके सो वी कैन सिंपली से इट कैन डिस्क्राइब्ड एज ए बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो अगर एक ऑब्जेक्ट में बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है मतलब वी कैन से दैट वाइब्रेट. ओके सो तो ये जो वाइब्रेशन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर वाइब्रेशन होता है उधर ही साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके सो साउंड इज डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन, मतलब इफ देयर इज नो वाइब्रेशन दैट मीन्स देयर इज नो साउंड. ओके सो ये आपको याद रखना है. जैसे आप देखो, जैसे एक ड्रम में क्या होता है, when we strike the drum, when we hit the drum, तो ड्रम का जो मेम्ब्रेन है तो वो मेम्ब्रेन्स क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है. ओके सो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन तो साउंड प्रोड्यूस. ओके जैसे गिटार में, तो गिटार में उसमें क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं ना, सो वो जो स्ट्रिंग्स को जब हम फिंगर्स में क्या करते हैं उसको वाइब्रेट करते हैं तो उस उधर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना. वैसे ही बहुत सारे जो भी हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उधर क्या होता है, वाइब्रेशन फॉर्म होता है एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड फॉर्म. ओके देन नेक्स्ट, सो ये चीज़ आपको याद रखना है, इफ देयर इज नो वाइब्रेशन देन देयर इज नो साउंड, मतलब साउंड प्रोड्यूस होने के लिए उधर वाइब्रेशन होना चाहिए. ओके सो नेक्स्ट क्या है, तो हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड, ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कैसे जो साउंड हम जो बोल पाते हैं या जो भी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसे फॉर्म होता है. ओके सो हमारे बॉडी में एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड द लैरिंग्स. ओके तो ये जो लैरिंग्स है सो इट इज प्रेजेंट इन आवर थ्रोट रीजन. ओके इन आवर नेक रीजन. तो ये जो हमारे जो थ्रोट है, एक्चुअली वी कैन सिंपली से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक चीज़ है दैट इज आवर ट्रैकिया और वी कैन से दैट इज द विंड पाइप. ओके तो वो जो विंड पाइप है, विंड पाइप के अपर रीजन या यू कैन से द इनिशियल पोर्शन ऑफ द विंड पाइप और द ट्रैकिया. तो ट्रैकिया के अपर साइड में क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स या वी कैन से दैट इज द लेयरिंग्स. ओके तो विंड पाइप को और भी हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिया. ओके सो इस ट्रैकिया के अपर साइड में हमारा क्या प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. ओके देन नेक्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स. तो ये जो हमारा लैरिंग्स का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या है, देयर आर टू फ्लैप लाइक ऑफ स्ट्रक्चर. ये देखो ये जो फ्लैप लाइक ऑफ स्ट्रक्चर से दैट इज कॉल्ड द वोकल कॉर्ड. ओके तो हमारा जो लैरिंग्स के दो वोकल कॉर्ड से, वोकल कॉर्ड के बीच आप देखो एक तो गैप लाइक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं स्लिट. ओके तो ये जो हमारा लैरिंग्स है तो हम क्या इधर डिस्कस किए, दैट इज द इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द ट्रैकिया या विंड पाइप. तो विंड पाइप जो है ये और किसी से कनेक्ट है, दैट इज टू आवर लंग्स. सो लंग्स से जब एयर निकलता है, okay so that air when passes through this slit, तो ये जो वोकल कॉर्ड के बीच जो स्लिट है, ये स्लिट के अंदर जब क्या एयर पास होगा तब क्या होगा, ड्यू टू द फोर्स ऑफ एयर सम वाइब्रेशन ऑकर्स इन द वोकल कॉर्ड. ओके तो एक फोर्स डेवलप होगा. तो फोर्स कैसे डेवलप होगा, ड्यू टू द एयर.
क्योंकि लंग्स जब एयर इधर क्या जब लंग से एयर निकलता है तो ये थ्रू द विंड पाइप इट passes to the slit. Then when it passes through the slit तो उधर क्या होगा, vocal cord start vibrating. ओके तो ये वाइब्रेट होने जो होता है तो उससे और भी एक चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज द वोकल कॉर्ड में कुछ मसल्स होते हैं. ओके तो वो जो मसल्स है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड. ओके क्योंकि ये मसल्स होते हैं इसीलिए ये वोकल कॉर्ड मूव कर पाते हैं. ओके या वी कैन से सम वो वाइब्रेट करते हैं, तो जब वाइब्रेट करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके तो और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है तो इसका थिकनेस और टाइटनेस डिस्क्राइब करता है क्वालिटी और टाइप ऑफ द वॉइस ए पर्सन हैज. ओके क्योंकि जितने भी लोग हम हैं तो हम सबके वॉइस अलग अलग है ना, तो ये जो डिफरेंट वॉइस है हमारे पास, हमारा एक टाइप ऑफ वॉइस है, बॉयज़ लोगों के पास कुछ अलग टाइप ऑफ वॉइस होते हैं. और अगर हम देखें इंडिविजुअल्स में तो सबके पास अलग अलग वॉइस होते हैं. तो ये जो डिफरेंस है तो बेसिकली दैट इज़ ड्यू टू द थिकनेस एंड द टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड. ओके तो और एक चीज़ आप याद रखो, मेल के पास जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेसिकली दैट इज़ लार्जर देन द फीमेल्स. तो as in case of males that is of 20 millimeter, and then as in case of female so that is of 15 millimeters long. ओके और जो चाइल्ड्स है तो उनके पास बहुत छोटा वोकल कॉर्ड्स होते हैं. सो आज दे ग्रो, जब ये बड़े होते हैं तो उनके वोकल कॉर्ड्स जो है वो भी थोड़ा बड़ा होता है. ओके सो उसी से क्या होता है, उनके जो वॉइस है उसमें भी कुछ चेंजेस आता है. ओके तो ये चीज़ भी आप नोटिस किए होंगे कि जब हम छोटे से जब बड़े होते हैं तो हमारे वॉइस में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है. सो दैट चेंजेस ड्यू टू द वोकल कॉर्ड, ड्यू टू द साइज ऑफ द वोकल कॉर्ड और ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड. ओके देन नेक्स्ट क्या है, दैट इज अ प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू ए मीडियम. तो ये प्रोपगेशन मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ द साउंड. तो साउंड किससे मूवमेंट होता है, साउंड किससे पास होता है, या वी कैन से हाउ इट इज प्रोपागेट, और प्रोपागेशन कैसे होता है. ओके तो साउंड हमेशा प्रोपागेट करने के लिए उसको मीडियम का जरूरत है. ओके सो देयर मस्ट बी ए मीडियम टू प्रोपागेट द साउंड. ओके तो कैसे, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बेसिकली तो जो भी मीडियम है तो ये सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी या गैसियस या एयर भी हो सकता है. ओके सो तो लेकिन मीडियम ही होना चाहिए. अगर मीडियम नहीं होगा मतलब उधर प्रोपागेट नहीं होगा. ओके साउंड का प्रोपागेशन नहीं होगा. तो ये कैसे प्रोपागेट करता है ये हम डिस्कस करेंगे. तो साउंड में लेकिन जो लाइट हमारा है तो ये क्या दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम. लेकिन साउंड हमेशा क्या होता है, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. ओके मतलब अगर हम एक वैक्यूम लेंगे और वो वैक्यूम में अगर हम साउंड को क्या प्रोपगेट करेंगे सो देयर इज नो प्रोपगेशन ऑकर. ओके क्यों प्रोपगेट नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी मीडियम्स नहीं होते हैं. सो ड्यू टू दैट, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीडियम देयर इज नो प्रोपगेशन ऑफ द साउंड. ओके तो साउंड प्रोपगेट होने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए. ओके तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अबाउट द मीडियम. तो अगर हम तो हमने अभी डिस्कस किया तो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है या गैसियस भी हो सकता है. ओके तो ये जो चीज़ है तो अगर हम आप ये बॉक्स के स्ट्रक्चर्स देखो, तो अगर हम ये इसको लेंगे दैट इज द सॉलिड, और इसको हम लेंगे लिक्विड, और इसको हम लेंगे गैसियस. ओके तो पहले वाले हम सॉलिड थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो इन ईच मीडियम देयर आर सम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ये आप याद रखो. ओके सो जो भी मीडियम है तो मीडियम में मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स का, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम. ओके सो एज इन केस ऑफ सॉलिड, इधर जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये क्या है, सो बेसिकली
ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर होते हैं, ओके, और दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो सॉलिड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ओके। सो एज इन केस ऑफ लिक्विड में अगर हम देखेंगे तो इधर का जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली दे आर लूजली पैक्ड देन द सॉलिड, ये चीज़ आप याद रखो। और इन केस ऑफ गैसियस देयर इज अ ह्यूज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत स्पेस होते हैं, ओके। तो आपको ये क्या मैंने बोले, क्या दैट इज ऑफ इन केस ऑफ सॉलिड जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज आर वेरी टाइटली पैक्ड, मतलब उनके बीच अगर हम देखेंगे देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, और वी कैन ऑल्सो से देयर इज समटाइम्स देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, ओके। एज इन केस ऑफ लिक्विड तो उनके बीच क्या जो भी स्पेस होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और एज इन केस ऑफ गैस तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, ओके। और ये स्पेस के बारे में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द साउंड, ओके। एक तो मॉलिक्यूल्स, दूसरा क्या है वो प्रोपागेट होने के लिए वो प्रोपागेट कितने स्पीड में होगा, कितने फास्ट होगा या कितने या स्लो होगा, तो ये डिपेंड करता है ऑन द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके। सो एज इन केस ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में क्या है, तो इसमें तो बहुत टाइटली पैक्ड है ना, तो आज तो जो भी मीडियम्स है तो इधर आप सोचो कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स है, ओके। सो इधर क्या होगा, तो वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन कैसे होगा, ये जो फास्ट मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा, इससे टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट से इसका जो वाइब्रेशन होने से, सो व्हेन इट इज स्ट्राइक एन अदर मॉलिक्यूल देन दिस सेकेंड मॉलिक्यूल ऑल्सो स्टार्ट टू वाइब्रेट, देन वो क्या करेगा, वो तीसरा जो मॉलिक्यूल है उसको भी वाइब्रेट करेगा, ओके। तो ऐसे ही ये क्या होगा, जो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, फिर दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो तीसरे मॉलिक्यूल को, ऐसे ही ये वाइब्रेट करते हैं, ओके। सो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन सो साउंड इज प्रोपागेट, और ओके। सो इन दिस केस या एज इन केस ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज हियर द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो उनके बीच का अगर हम स्पेस दिखेंगे तो वो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, और वी कैन से वेरी लिटिल स्पेस, ओके। तो उन लिटिल स्पेस से मतलब क्या होगा, तो वो जो वाइब्रेशन है सो वो क्या होगा, वो फास्टली प्रोपागेट होगा, तो जो साउंड का जो प्रोपागेशन होगा सो बेसिकली वो क्या होगा, फास्टली ही प्रोपागेट होगा, ओके। मतलब आप सोचो कि आप जो भी आपके दोस्त लोग हो, अगर आप एक लिनियर लाइन में खड़े हुए हो और आपके जो दोस्त थे आप सब पास पास ही खड़े हुए हो, ओके। तो आपके बीच इतने डिफरेंस इतने स्पेस नहीं है, तो अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चीज़ को पास करना है, ओके, तो आप उधर क्या होगा, थोड़ा लेस टाइम लोगे ना आप, क्योंकि आपके पास आपके बीच में इतना स्पेस नहीं है, तो आप फास्टली उस जो भी चीज़ है उसको पास कर लेंगे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके बीच अगर थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहेगा तो आपको पास करने में थोड़ा, जो भी चीज़ आप पास कर रहे हो तो उसको पास करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो उसी तरह अगर हम सॉलिड में देखेंगे तो इधर तो मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पैक्ड है ना, तो जितने भी टाइटली पैक्ड होगा मतलब उधर क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टकराने के लिए उसको लेस टाइम लगता है, ओके। मतलब जैसे मैंने बोला कि आप एक दोस्त से दूसरे दोस्त को जब आप एक जो भी चीज़ आप पास कराते हो तो आपको कम टाइम लगता है ना, तो उसी तरह जितने स्पेस कम होगा तो उतने प्रोपागेशन जल्दी होगा, ओके। सो as in case of solid always the sound propagation is very fast। तो उसी तरह लिक्विड में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच थोड़ा ज़्यादा स्पेस है,
देन दी सॉलिड। तो इधर अगर हम देखेंगे प्रोपगेशन देन दी सॉलिड तो ये थोड़ा स्लो होगा। लेकिन आज कंपैरिजन टू गैसियस लिक्विड में थोड़ा क्या स्पीड प्रोपगेट होगा। लेकिन गैसियस में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच ज़्यादा स्पेस है। ओके, सो दे आर रैंडमली मूविंग। तो उनके जो भी आप ही सोचो, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, अगर आपसे वो बहुत दूर दूर तक खड़े हो गए तो उधर क्या होगा, आपको जो भी चीज़ पास करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए तो पास कराने के लिए आपको ज़्यादा टाइम ही लगेगा। सो एज इन केस ऑफ गैसियस दैट थिंग्स ऑल्सो हैपेंस। मतलब इधर क्या होगा, तो जो भी हमारा साउंड का जो प्रोपगेशन है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तक टकराने के लिए या जो वाइब्रेशन है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने के लिए, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब इधर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज वेरी स्लो। ओके, तो इससे हम क्या समझते हैं, लेकिन प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि मीडियम नहीं होगा मतलब देयर इज नो मॉलिक्यूल। सो इफ देयर इज नो मॉलिक्यूल देन देयर इज नो वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन नहीं होगा मतलब साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा और प्रोपगेट कैसे होगा। ओके, सो तो ये जो प्रोपगेशन का जो स्पीड है बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन दी, एक तो पहला चीज साउंड डिपेंड्स अपॉन प्रोपगेशन ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द मीडियम। ओके, और दूसरा चीज क्या है, द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। ओके, अगर ये सॉलिड है तो इधर क्या होगा, थोड़ा फास्ट प्रोपगेट होगा। अगर ये लिक्विड है तो उसे सॉलिड से थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा या प्रोपगेट होगा। और इफ दैट इज गैसियस मीडियम, इफ दैट इज एयर मीडियम, ओके, तो उधर क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। ओके, सबसे स्लो होता है एज इन केस ऑफ गैसियस। ओके, सो जैसे सॉलिड में कुछ भी आप आयरन का कुछ चीज़ें ले लो या वुड्स का या जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, अगर उसमें आप एक साउंड प्रोड्यूस करोगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा फास्टली उधर प्रोपगेट होगा। लेकिन लिक्विड में एक साउंड बहुत स्लो प्रोपगेट होता है दैन दी सॉलिड। और सबसे स्लो किधर होता है, एज इन केस ऑफ गैस। ओके, सो देन नेक्स्ट, सो ये चीज़ आप याद रखो। देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज द साउंड थ्रू वाटर ट्रेवल 4 times फास्टर देन द एयर। ओके, और साउंड थ्रू द सॉलिड ट्रेवल्स 13 times फास्टर देन द एयर। ओके, ये चीज़ आप याद रखो। देन नेक्स्ट है, हाउ डू वी हियर। तो साउंड तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो साउंड है हम इस साउंड को कैसे सुनते हैं। ओके, सो हाउ डू वी लिसन, हाउ डू वी हियर। ओके, तो सुनने के लिए वी नो वी हैव द ईयर। ओके, तो ये जो ईयर का स्ट्रक्चर है ये थोड़ा आप समझो। सो जो हमारा ईयर होता है, सो ईयर हैज 3 पार्ट। ओके, या वी कैन से द ईयर इज डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स। तो एक होता है आउटर ईयर, और एक होता है मिडिल ईयर, और ये है हमारा दैट इज द इनर ईयर। ओके, सो आउटर ईयर जो हमारा है उसको हम पिना भी बोलते हैं। ओके, तो आउटर ईयर जो है हमारा दैट इज द पिना, और दिस इज द मिडिल ईयर, और दिस इज द इनर ईयर। ओके, तो ईयर का 3 पार्ट होते हैं। या हमारा जो हियरिंग का जो ऑर्गन है, सो बेसिकली या वी कैन से दैट इज द जो हमारा ईयर है, सो दैट हैज 3 मेजर पार्ट्स। ओके, तो वो जो मेजर पार्ट है उसके बारे में थोड़ा आप सुनो कि फर्स्ट जो है आउटर पार्ट विच इज कॉल्ड द पिना। तो इसका काम क्या होता है, तो ये साउंड को कलेक्ट करता है। ओके, मतलब कि इट कैचेस द साउंड वेव्स। तो हमारे आसपास जो भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं, सो बेसिकली द साउंड आर द वेव्स। तो वो साउंड वेव्स को कौन कैप्चर करता है, दैट इज द आउटर ईयर और दैट इज द पिना। ओके, देन कौन आएगा, दैट इज द मिडिल ईयर। तो वो जो साउंड को कलेक्ट करता है, सो बेसिकली इट कलेक्ट द साउंड and then forward them into the middle ear.
तो मिडिल ईयर में ये फॉरवर्ड कर देता है। फिर मिडिल ईयर में क्या होगा, मिडिल ईयर में ये स्ट्रक्चर आप देखो, तो इधर का ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ईयर ड्रम। ओके, जो हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका पिन्ना, और ये पिन्ना से तो इधर ये एक देखो, ये देयर इज अ पाइप लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड देन इट एंड at like a structure which is a flap like of structure। ओके, तो उस फ्लैप को हम बोलते हैं दैट इज द एयर ड्रम। तो ये तो पिना क्या किया, इट कैचेस द साउंड वेव। तो व्हेन दैट साउंड वेव passes to the मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर में उधर क्या है, एक तो ईयर ड्रम है। सो व्हेन दैट एयर स्ट्राइक ऑन द ड्रम या ईयर ड्रम, तो उधर क्या होगा, तो एयर स्ट्राइक होगा मतलब वाइब्रेशन होगा ना। तो वो जो ईयर ड्रम है दैट ऑल्सो ए मसल लाइक मसल, ओके, दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मसल्स। सो वो जो ड्रम ईयर ड्रम है, सो ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ एयर, सो बेसिकली इट वाइब्रेट्स, तो वो वाइब्रेट करता है। ओके, सो ये जो वाइब्रेशन है, तो ये फिर प्रोपागेट होगा किधर, टू द इनर ईयर। ओके, सो ये इनर ईयर में क्या होगा, सो इनर ईयर को हम और भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉक्लिया। ओके, सो जो ईयर ड्रम जो वाइब्रेशन सेंड किया, अभी क्या होगा, इट इज रिसीव्ड बाय द इनर ईयर। तो पहले हमने डिस्कस किया अबाउट द आउटर ईयर विच कलेक्ट द साउंड वेव। तो उधर साउंड था किस फॉर्म में, एज इन द वेव फॉर्म। देन वो जो वेव है वो कन्वर्ट हुआ किस फॉर्म में, वाइब्रेशन फॉर्म में। व्हेन दैट साउंड वेव स्ट्राइक ऑन द ईयर ड्रम, दैट टाइम वाइब्रेशन ऑकर, देन दैट वाइब्रेशन फॉरवर्ड इनटू द इनर ईयर। तो इधर क्या होगा, अभी वो जो वाइब्रेशन है, तो इनर ईयर में आप याद रखो, एक तो उधर कुछ लिक्विड्स होते हैं। ओके, सो सम लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ हेयरी पार्टिकल्स होते हैं, या वी कैन से सम टीनी हेयर्स या छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो वो जो छोटे छोटे हेयर्स है, तो वो क्या करते हैं, दे टर्न दिस वाइब्रेशन इनटू सिग्नल। तो अभी ये क्या किए, जो भी वाइब्रेशन फॉर्म हुआ रिसीव किए वो मिडिल ईयर से, अभी उस वाइब्रेशन को उन्होंने कन्वर्ट किया टू दिस सिग्नल फॉर्म। ओके, क्योंकि ये जो सिग्नल है अभी ये किधर सेंड होगा, टू दी ब्रेन। ओके, अभी ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन अकोमोडेट करेगा उस क्या, जो उस सिग्नल को। ओके, तो तभी हम सुन पाएंगे। सो इट इंटरप्रेट द साउंड, द ब्रेन इंटरप्रेट द साउंड, देन वी कैन लिसन। ओके, सो दिस इज द वी कैन से द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो पहले हमारा पिना जो है ये साउंड कलेक्ट करेगा, फिर इट फॉरवर्ड द साउंड और वी कैन से द साउंड वेव टू द मिडिल ईयर। फिर मिडिल ईयर में वाइब्रेशन फॉर्म होगा, क्योंकि उधर है हमारा ईयर ड्रम। सो व्हेनेवर द एयर स्ट्राइक्स एट द ईयर ड्रम, दैट टाइम वाइब्रेशन अकर्स। नाउ दैट वाइब्रेशन फॉरवर्ड टू द इनर ईयर। तो इनर ईयर में लिक्विड्स होते हैं, और क्या चीज़ होती है, देयर आर सम टीनी हेयर पार्टिकल्स। तो जो हेयर है, सो बेसिकली वो क्या करते हैं ना, वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू ए सिग्नल फॉर्म। सो व्हिच सिग्नल बेसिकली ये क्या होते हैं, इट इज रिसीव्ड बाय द ब्रेन। तो ब्रेन क्या करेगा, बेसिकली ये ब्रेन को डायरेक्ट नहीं, उधर भी एक नर्व्स होते हैं। ओके, सो वो जो हियरिंग नर्व्स है, तो वो नर्व्स क्या करते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करके सेंड करते हैं टू दी ब्रेन। ओके, देन ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट सिग्नल एंड वी कैन लिसन प्रॉपरली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये भी चीज़ आप याद रखो। नेक्स्ट क्या है, दैट इज अबाउट सम फीचर्स ऑफ साउंड। सो फीचर समझने के लिए या साउंड के बारे में थोड़ा अच्छे से उसको समझने के लिए तो हमको कुछ टर्म्स को समझने चाहिए। तो पहला चीज़ है दैट इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशंस क्या है, ये पहले आप समझो। तो बेसिकली जब हमने अभी बोला कि वाइब्रेशन मतलब क्या है, दैट इज़ द बैक एंड फोर्थ द मोशन।
any object. So ये जो oscillatory motion है, that is the simply the similar meaning, that means the to and fro motion. So whenever an object move in a to and fro motion, that time that object is said to have इन ऑसिलेटरी मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप स्विंग्स में खेलते हो, तब आप टू एंड फ्रो मोशन में मूव करते हो ना, तो वो वाला चीज़ हो, या सिंपल पेंडुलम में जैसे मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो, वैसे टू एंड फ्रो मोशन को हम बोल सकते हैं दैट इज़ द ऑसिलेटरी मोशन. ओके, क्योंकि दिस ऑसिलेटरी मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साउंड. सो देन इस ऑसिलेटरी मोशन से और एक टर्म आया क्या, दैट इज द ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन हम क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए पीरियोडिक टाइम. ओके, तो मतलब क्या है, तो देखो, अगर हम एक पेंडुलम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इस ऑसिलेशन को समझने के लिए आप ये वाला जो मैं ड्रा कर रही हूँ, ये वाला थोड़ा देखो. तो अगर हम ये एक सिंपल पेंडुलम है, और ये जो है इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर से. ओके, तो ये जो पोजीशन है, इसका रेस्टिंग पोजीशन है. तो इस रेस्टिंग पोजीशन को अगर हम लेंगे, दैट इज ऑफ 0. ओके, या सॉरी, इसको अगर हम लेंगे क्या, दैट इज ऑफ ए. ओके, देन नेक्स्ट क्या, सो दिस इज नाउ रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग फॉर्म में है. तो अगर ए मूव करना स्टार्ट करेगा, और पेंडुलम में किस तरह का मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, तब ये क्या होगा, ये एक पॉइंट जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हम लेंगे, दैट इज द बी. ओके, फिर क्या होगा, फिर ये और एक पॉइंट में जाएगा, इस पॉइंट को हम लेंगे अगर सी. ओके, फिर क्या होगा, इस पॉइंट से ये फिर आएगा उसका जो रेस्टिंग पोजीशन है, उधर आएगा ना, तो टू एंड फ्रो मोशन हुआ. तो एक पहले ये कहाँ पर था, ए पोजीशन, देन ए पोजीशन से किधर गया, टू द बी पोजीशन, देन बी से कहाँ आया, टू द सी पोजीशन, देन सी से फिर आया किधर, टू द ए पोजीशन. तो ये जो मोशन हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन. देन ऑसिलेशन हम किसको बोलेंगे, एक पीरियोडिक या एक पर्टिकुलर टाइम में जो ये मूवमेंट करता है, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑसिलेशन. ओके, तो इसमें क्या होता है ना, एक उसका होता है एंड पॉइंट, और वी कैन सिंपली से दैट इज द इनिशियल पॉइंट. ओके, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन में हमेशा इनिशियल पॉइंट जो होगा, दैट शुड बी आल्सो द क्या, हमारा जो भी एंड पॉइंट. तो अगर ए इसका इनिशियल पॉइंट है, मतलब इसका एंड पॉइंट भी ए है, उसको रेस्टिंग में आने के लिए इस ए पॉइंट में ही आना चाहिए. ओके, तो इधर क्या है, और ये जो आप देख रहे हो बी और जो सी पॉइंट है, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट्स. ओके, सो from the starting point, that means to a, from the a, then to the b, then to c, and then again return to the a. So ये जो मोशन हुआ एक पीरियोडिक टाइम में, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेशन. आप अच्छे से समझो, पहले हमने डिस्कस किया पर द ऑसिलेटरी मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन करता है. सो ये टू एंड फ्रो मोशंस में आपको समझने के लिए मैंने एक सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर बनाया, जिधर एक सिंपल पेंडुलम उसके रेस्टिंग स्टेट से लेकर कैसे मूव करता है. टू एंड फ्रो मतलब उसके जो ओरिजिनल पॉइंट है वो उसका एंड पॉइंट ही होगा. तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से उसी एंड पॉइंट में आने के लिए वो कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स में ट्रैवल करता है. ओके, सो फ्रॉम दैट एक्सट्रीम पॉइंट देन रिटर्न टू दी एंड पॉइंट. सो बेसिकली ये जो ट्रैवल है उसको हम बोलते हैं दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन, और ये फिनोमेनन को हम बोलेंगे दैट इज द ऑसिलेशन. ओके, देन नेक्स्ट फीचर है, ये आप चीज समझो. तो इधर भी स्ट्रक्चर्स जो है ये भी देखो, तो इधर भी उसका क्या हो रहा है, दैट इज द ऑसिलेशन हो रहा है ना. सो एज इन नेक्स्ट केस,
तो अभी हमने समझ लिया अबाउट दैट इज द ऑसिलेशन एट द ऑसिलेटरी मोशन। देन नेक्स्ट है दैट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम किसको बोलेंगे? एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ये लेता है। ओके, तो इसका जो एंड पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट से ये जो उसका एक्सट्रीम पॉइंट को ट्रैवल करके फिर इसके ओरिजिनल पॉइंट में आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, उस वो जो टर्म है हम क्या यूज करते हैं? दैट इज द टाइम पीरियड। मतलब द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए साउंड वेव, सो दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ओके, सो ये चीज भी आप याद रखो। तो साउंड दैट इज द वेव, तो वो जो वेव होता है, सो उस वेव में पहले चीज हमने समझ लिया कि ऑसिलेटरी मोशंस में मूव करता है, फिर दूसरा ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है उसको हम बोलेंगे क्या? दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, द नेक्स्ट टर्म है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलेंगे? सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन ऑब्जेक्ट टेक पर सेकेंड। तो इधर क्या है, टाइम पीरियड में हमने बोला कि एक ऑसिलेशन कितना टाइम लेता है, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन इधर क्या है, एक तो पर्टिकुलर टाइम लिया गया है। ओके, तो एक यूनिट टाइम लिया जाता है, तो उस टाइम में इधर जैसे लिया गया है दैट इज द पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कितना ऑसिलेशन होता है? ओके, so how many oscillation takes place in a second? That is called the frequency. ओके, और एक चीज आप याद रखो। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज। ओके, सो 1 हर्ज दैट मीन्स 1 oscillation पर सेकेंड। ओके, 20 हर्ज मतलब 20 oscillation पर सेकेंड। अगर हम 1 हर्ज बोल रहे हैं मतलब 1 सेकेंड में एक ही ऑसिलेशन हो रहा है। अगर हम 30 हर्ज बोल रहे हैं मतलब 1 सेकेंड में 30 oscillation हो रहा है। ओके, सो बेसिकली सो द हर्ज दिस इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, देन नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। तो ये जितने भी टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साउंड। ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज साउंड वेव डिस्प्लेस फ्रॉम द मेन पोजीशन क्रिएट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। मतलब ये क्या है? तो एम्पलीट्यूड क्या है? जैसे आप इधर देखो, so as in this case, so basically it's a wave of the sound। तो इस waves में so इधर क्या दिया गया है? that is number of molecules that is sound wave displays from mean position। तो इस एम्पलीट्यूड में इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो वेव है वो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल्स जो है, सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। जब वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो ओसिलेशन या जो भी चीज़ हमने अभी डिस्कस किया तो एक एक्सट्रीम पोजीशन या मेन पोजीशन में हो जाते हैं ना। सो बेसिकली उस जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनका या जो भी उनका मेन पोजीशन में जो उनका स्पेस फॉर्म होता है ड्यू टू द वाइब्रेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ओके, दैट मीन्स वी कैन से the number of molecule that is sound wave displaced from the mean position creates the amplitude। okay, then next है that is the loudness of the sound। तो ये जो भी हमने डिस्कस किया, ऑसिलेशन, देन फ्रीक्वेंसी, देन एम्पलीट्यूड, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले हम समझेंगे दैट इज द लाउडनेस ऑफ ए साउंड। तो लाउडनेस जो होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? दैट इज ऑन द एम्पलीट्यूड। ओके, तो एक साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ओके, अगर उधर एम्पलीट्यूड हायर है तो हायर एम्पलीट्यूड में
क्या होगा, मतलब क्या है, हायर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, जो भी पार्टिकल से अगर उधर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब उधर हायर एम्पलीट्यूड है। ओके, मतलब उनके जो मेन पोजीशन है, अगर उनके मेन पोजीशन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, मतलब उनके जो बीच जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर ये हायर है, मतलब एम्पलीट्यूड भी हायर है। ओके, सो जितना ज़्यादा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा बिटवीन द जो भी पार्टिकल्स, सो उतना क्या होगा, दैट इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ओके, सो सिंपली यू कैन मेमोराइज दैट इज द जो भी लाउडनेस होता है साउंड का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। सो द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। ओके, और लाउडनेस का उसको मेजर करने के लिए हम ये कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डेसिबल्स। ओके, सो देन नेक्स्ट है पिच ऑफ द साउंड। तो उधर हमने डिस्कस किया लाउडनेस जो डिपेंड करता है ऑन द एम्पलीट्यूड, लेकिन जो पिच है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, दैट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ओके, तो जो भी साउंड वेव है, अगर उधर हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब उधर का जो पिच है दैट इज हाई। ओके, तो पिच हम किसको बोलेंगे, सो बेसिकली जो भी जितने भी लोग हैं, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्वालिटी होता है ना। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो होता है, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड होते हैं। ओके, सो ये जो डिफरेंट क्वालिटीज़ है, तो बेसिकली उनके पास क्या कुछ सिमिलर के पिच और लाउडनेस भी होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिच और क्या लाउडनेस होता है। ओके, तो पिच को हम और भी बोल सकते हैं, दैट इज द श्रिलनेस ऑफ साउंड, श्रिलनेस ऑफ द साउंड। तो ये श्रिलनेस क्या है, बेसिकली आप याद रखो कि हम जो लड़की लोग हैं, हमारा साउंड का जो पिच है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और बॉयज़ के जो साउंड का जो पिच होता है वो थोड़ा कम होता है। ओके, मतलब कि हमारा जो साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एज इन केस ऑफ बॉयज़, तो उनके पास जो फ्रीक्वेंसी है साउंड का, तो ये क्या है, उनका थोड़ा कम होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है आपको समझ में आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी ही आप याद रखो, दैट मीन्स द एक जो भी इवेंट होता है, हाउ फ्रीक्वेंट एन इवेंट अकर। ओके, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। सो इसी फ्रीक्वेंसी से क्या डिफाइन होता है, पिच, पिच ऑफ द साउंड। तो अगर उधर फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब उसका पिच भी ज़्यादा है। ओके, सो इधर कुछ चीज़ों का पिच दिया गया है, जैसे ड्रम आप देखोगे, तो ड्रम का जो पिच होता है दैट इज द लो, बार्ड का हाई होता है, लायन का लो पिच होता है, मैन का लो होता है, और वोमैन का हाई होता है। ये चीज़ आप याद रखो। ओके, तो पिच पिच और लाउडनेस दीज आर वेरी डिफरेंट। तो लाउडनेस, अगर हम एक साउंड का लाउडनेस दिखेंगे, तो ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, लेकिन अगर हम एक साउंड के पिच को समझेंगे, तो पिच डिपेंड करता है दैट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, देन नेक्स्ट है, so how loudness or the pitch are different from each other। तो ये अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। द मेन थिंग दैट इज द पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो पिच जो है, पिच ऑफ ए साउंड इज हाउ आवर ईयर रिएक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड। ओके, तो हमारा जो ईयर है ये साउंड फ्रीक्वेंसी को कैसे रिएक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड द पिच। ओके, और लाउडनेस हम किसको बोलेंगे, लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव, मतलब कि साउंड वेव कितना ज़्यादा है, उसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, इसके ऊपर भी लाउडनेस डिपेंड करता है। ओके, देन नेक्स्ट दैट इज द पिच ऑफ द साउंड हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग व्हेदर द साउंड इज श्रिलर और फ्लैटर। ओके, ये साउंड थोड़ा ज़्यादा श्रिलर है
या थोड़ा जैसे बार्ड्स के वॉइस होते हैं, या थोड़ा ज़्यादा फ्लैटर है। लेकिन जो लाउडनेस है, सो लाउडनेस ऑफ द साउंड हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज वेदर ए साउंड इज लाउड और फीबल। ओके, ये बहुत ज़्यादा लाउड है, या ये जैसे हम गसिप करते हैं ना थोड़ा लो वॉइस में, उसको हम जैसे फीबल, मतलब कि कुछ साउंड नहीं होगा क्लास ड्यूरिंग द क्लास, जिसे हम थोड़ा फुसफुसाते हैं, सो वो वाला जो चीज़ है। तो वो जो फीबल या जो भी लाउड चीज़ है, ये लाउडनेस डिटरमाइन करेगा। ओके, सो साउंड का ये जो दो चीज़ है, पिच एंड लाउडनेस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन नेक्स्ट, दैट इज द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो जो साउंड से ये ऑडिबल कब होगा और व्हेन इट इज सेड टू बी इनऑडिबल। तो सो ह्यूमन ईयर जो है, ईयर्स जो होते हैं, सो बेसिकली जो साउंड को हम सुन सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड। ओके, तो as in case of human, we have the range of audible sound that is from 20 hertz to 20 kilohertz. ओके, सो ऑडिबल साउंड हम किसको बोलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था, हर्ट्ज था ना। सो अगर एक साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज का जो भी साउंड्स होते हैं, तो उसको हम सुन सकते हैं। तो वो साउंड को हम क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड द ऑडिबल साउंड। ओके, लेकिन जो साउंड हम सुन नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑडिबल साउंड। ओके, तो ये क्या होगा, आइदर लेस देन 20 हर्ट्ज या ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। अगर ये 20 हर्ट्ज से लेस है तो हम उस साउंड को सुन नहीं पाएंगे। ऑल्सो अगर वो 20 किलो हर्ट्ज से थोड़ा ज़्यादा है तो उसको भी हम सुन नहीं पाएंगे। ओके, तो वो जो साउंड है उसको हम बोलेंगे इनऑडिबल साउंड। ओके, सो इनऑडिबल साउंड्स जो है, सो सॉरी ऑडिबल साउंड्स जो है बेसिकली वो भी टू कैटेगरीज में क्लासीफाई है। दैट इज, वन इज द इंफ्रासाउंड और दूसरा दैट इज द अल्ट्रासाउंड। ओके, तो इंफ्रासाउंड हम किसको बोलेंगे, बिलो 20 हर्ट्ज, उसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज द इंफ्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड हम किसको बोलेंगे, दैट इज द 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा साउंड है उसको हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। ओके, देन नेक्स्ट है, सो ये जो इनऑडिबल साउंड्स होते हैं, ओके, सो सॉरी जो इनऑडिबल साउंड्स होते हैं उसको ही हम दोनों क्लासीफाई करेंगे। एक होगा हमारा इंफ्रासाउंड, दूसरा अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड जो है 20 हर्ट्ज से लेस, और अल्ट्रासाउंड जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। ओके, सो ये देखो, ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंफ्रासाउंड एंड द अल्ट्रासाउंड। तो जो इंफ्रासाउंड से तो ह्यूमंस कैंट हियर द इंफ्रासाउंड, एज वेल वी आल्सो कैन हियर द अल्ट्रासाउंड। ओके, तो ये इंफ्रासाउंड बहुत लेस साउंड होता है, उसको हम नहीं सुन पाएंगे। और अल्ट्रासाउंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, इसको भी हम सुन नहीं पाएंगे। ओके, सो ये भी आप याद रखो, एनिमल्स जैसे जिराफ, राइनोसोर्स, व्हेल्स, तो ये सब इंफ्रासाउंड यूज़ करते हैं, ओके, टू कम्युनिकेट। तो वो कुछ इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सुन नहीं पाएंगे, लेकिन उनके जो मेंबर्स है वो सुन पाएंगे अच्छे से। ओके, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए ये इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जो बैट, डॉग्स या कैट है, ये प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड, जो हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उनके जो मेंबर्स है वो कम्युनिकेट करते हैं, ओके, बाय यूजिंग द अल्ट्रासाउंड। देन नेक्स्ट है, सो डॉग्स भी, जो पुलिस लोग जो डॉग्स यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम वो पुलिस लोग जो कुछ व्हिसल्स यूज़ करते हैं, जिसका सो फ्रॉम दैट व्हिसल ऑल्सो सम अल्ट्रासाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। सो जो अल्ट्रासाउंड से उसको इजीली वो डॉग डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो इंफ्रासाउंड्स जो है, इट वेव्स, these waves are used to treat the myopia in kids, and as in case of myopia, that is of a eye disorder,
ओके। सो एज इन केस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड्स भी यूज होता है ना, बहुत सारे जो भी abnormalities है उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इंफ्रासाउंड एंड द अल्ट्रासाउंड। सो देन नेक्स्ट इज द नॉइज एंड द म्यूजिक। सो साउंड का ये दो जो भी चीज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साउंड होते हैं नॉइज और कुछ होते हैं क्या, दैट इज अब जैसे म्यूजिक हमारा। ओके, सो नॉइज को हम क्या बोलेंगे, मतलब कि जो साउंड है कुछ अनप्लेजेंट वाले चीज़ साउंड होते हैं और कुछ प्लेजेंट वाले। तो जैसे हम ईयरकड्स लगाकर कुछ सॉन्ग सुनते हैं, मतलब वो प्लीजेंट होते हैं ना, उसीलिए हम सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन जो जब भी हम मिक्सचर हम मामा यूज़ करते हैं या ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं, जो साउंड है क्या हमको अच्छा लगता है क्या? सो बेसिकली दैट इज़ अ वेरी अनप्लेजेंट। तो ये जो साउंड्स है जब भी ये अनप्लेजेंट होता है तो वी कैन से दैट इज़ द नॉइज। और जो प्लेजेंट होता है बेसिकली वी कैंट कैटेगराइज देम एज द म्यूजिक, लेकिन वो प्लेजेंट्स होते हैं। ओके, वो सुनने को अच्छे लगते हैं। तो नॉइज जो है, noise consists of sound wave varied frequencies which have no particular periodic pattern of the repetition। ओके, मतलब उधर अगर आप देखोगे उसका जो पीरियोडिक पैटर्न है वो इतने इरेगुलरिटीज है, तो उसमें उसका जितने इरेगुलरिटीज होगा वो साउंड उतना अनप्लेजेंट होगा। ओके, सो मतलब वी कैन से इट्स ए मिक्सचर ऑफ साउंड वेव विथ इरेगुलर फ्रीक्वेंसी। उसका जो फ्रीक्वेंसीज है दैट इज नॉट रेगुलर। ओके, लेकिन जो प्लीजेंट साउंड होते हैं, मतलब कि जो भी म्यूजिक हो गया या जो भी गाना, तो उसमें क्या होता है, एक तो रेगुलर फ्रीक्वेंसीज होता है एंड ऑल्सो दोज फ्रीक्वेंसीज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, सो उसीलिए वो जो म्यूजिकल साउंड्स होते हैं दोज आर वेरी प्लेजेंट इन नेचर। ओके, सो तो वो जो भी साउंड है वो हमको सुनने के लिए अच्छा लगता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉइज एंड द म्यूजिक। सो जितना इरेगुलरिटीज होगा वो साउंड उतना क्या अनप्लीजेंट होगा, मतलब वी कैन सेट देम एज द नॉइज। और वो जितना प्लीजेंट होगा तो वो उसमें रेगुलरिटीज उतना होगा और एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा फ्रीक्वेंसी का। ओके, द नेक्स्ट है दैट इज द नॉइज पोल्यूशन। ओके, सो नॉइज पोल्यूशन मतलब क्या है, अगर एक प्लेस में आप जाओ और उधर बहुत अनप्लीजेंट साउंड है, मतलब जैसे आप ट्रैफिक में कभी कभार जब फंस जाते हो तब क्या होता है, आपको अच्छा लगता है क्या, सर दर्द करना शुरू हो जाता है। तो उस वाले जो सिचुएशन में, सो दैट इज़ वेरी अनडिजायरेबल, दैट इज़ वेरी अनप्लीजेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो ड्यू टू द नॉइज, सो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द नॉइज पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशंस होते हैं, वाटर पोल्यूशंस होते हैं, सो बेसिकली दिस हैव वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ ना। सो वैसे ही नॉइज भी जब अनप्लेजेंट होता है, दे ऑल्सो सम एडवर्स इफेक्ट टू आवर बॉडी। ओके, सो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। सो जो ह्यूमन बींग्स है, so we can bear the sound that is up to 85 decibel only। ओके, तो हम 85 डेसिबल तो हम 85 डेसिबल अगर साउंड है, मतलब अगर जो साउंड का जो लाउडनेस है अगर 85 डेसिबल के अंदर है तो हम उसको बियर कर पाएंगे। ओके, सो दैट बिकम्स अनबियरेबल when it exits from 85 decibel। Okay, so above that we can't bear that type of sound। So basically, so any sound has frequency more than 30 decibel is considered as the noise। अगर 30 डेसिबल से ही ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द नॉइज। ओके, सो अदर एक चीज़, द अनवांटेड नॉइज कॉज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, नॉट ओनली द ह्यूमंस, सो जो भी फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं या बर्ड्स रहते हैं या जितने भी एनिमल्स बर्ड्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सबके ऊपर ये एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी, ये भी याद रखो, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम साउंड लिमिट दैट इज आइडियल फॉर द सिटी दैट इज ओनली द 45 डेसिबल। ओके, सो उससे ज़्यादा अगर है मतलब उस सिटी में नॉइज पोल्यूशन है। ओके,
हेंस ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है बिग सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा, कभी कभार तो कुछ कुछ सिटीज़ में 90 डेसिबल से भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो एज इन दिस केस मतलब आप सोचो उधर कितना नॉइज़ पोल्यूशन है। ओके, सो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है बेसिकली ह्यूमंस के ऊपर और जितने भी एनिमल्स है उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो एज इन इवन द रूरल एरियाज में भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट है देर आर सम नॉइज आर गिविंग, तो ये आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, ये जो नॉइज पोल्यूशन है इसका मेन कॉजेस क्या है। ओके, जैसे एक तो है ट्रांसपोर्ट नॉइज। तो ट्रांसपोर्ट नॉइज क्या है, जैसे बहुत सारे अभी क्या एयरक्राफ्ट्स, रेलवे या जो भी व्हीकल्स रोड्स में आते जाते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है ना। सो ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ ऑल्सो एयर में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इतना ये जो रेलवे में जो रेलवे का जो साउंड है या जो भी व्हीकल्स का साउंड है, सो ड्यू टू ऑटोमोबाइल से, ड्यू टू ये जितने भी व्हीकल्स है उसी से जो साउंड होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज द ट्रांसपोर्ट नॉइज। ओके, सो एज इन केस ऑफ मेनी बिग सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो भी होते हैं, तो उधर का नॉइज़ पोल्यूशन, द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट नॉइज़। ओके, सो जितने भी छोटे सिटीज़ में भी अभी अभी बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो रहे हैं, तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स उधर ज़्यादा नॉइज पोल्यूशंस भी होता है। ओके, सो एज इन केस ऑफ नेबरहुड नॉइज, जैसे नेबरहुड नॉइज हम किसको बोलेंगे, जैसे हमारे घर में जो हम एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं या कभी कभार टेलीविज़न, जो चीज़ हम थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम देकर, कुछ कुछ लोग होते हैं ज़्यादा वॉल्यूम देकर उसको देखते हैं, या किचन के जो एप्लीकेशन से, जैसे आप जो सोचो कि मिक्सचर जब हम यूज़ करते हैं या वैक्यूम क्लीनर्स जब हम यूज़ करते हैं, तो उससे जो साउंड निकलता है उसको भी दैट ऑल्सो लीड्स टू दी नॉइज। ओके, देन नेक्स्ट और क्या है, कंस्ट्रक्शन नॉइज। कंस्ट्रक्शन नॉइज जैसे जो भी कुछ भी कंस्ट्रक्ट या कुछ इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट हो रहा है या घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन काम में भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। और क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मतलब क्या, बहुत सारे रैलीज होता है ना, अभी पॉलिटिकल रैलीज होता है और बहुत सारे, सो ड्यू टू दी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, तो उधर भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। ओके, देन क्या, जो सिंपली हम क्रैकर्स जब बॉस्ट करते हैं या फायरवर्क्स कुछ यूज़ करते हैं, या आपके आसपास बहुत सारे चीज़ होता है जिससे दोज आर द सोर्सेस ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, बेसिकली दैट प्रोड्यूस वेरी अनप्लीजेंट साउंड विच इज़ अनबियरेबल। देन नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। तो ये आप अच्छे से समझो, अगर हम देखेंगे जो नॉइज पोल्यूशन है, सो इट लीड्स टू ए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि हाइपर टेंशन, लैक ऑफ स्लीप और इंसोम्निया उसको बोलते हैं, एंग्जाइटी, लैक ऑफ मेमोरी, स्ट्रेस, इरिटेशन, इवन नर्वस ब्रेकडाउन। दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि आप खुद ही सोचो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपके आसपास कुछ भी अनप्लेजेंट साउंड कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है, तो आपका जो कंसंट्रेशन है, तो आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो और भी क्या, आपको हेडेक भी फील होगा। और दूसरा भी, अगर आप सोने के टाइम कुछ भी साउंड वैसे थोड़ा अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आप अच्छे से सो भी नहीं पाओगे,
तो आप खुद ही सोचो, जो बहुत बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं तो उनमें उधर क्या होता है, रात भर वो जो भी व्हीकल्स है वो आते जाते रहते हैं। सो ड्यू टू दैट देयर इज लार्ज ह्यूज नॉइज पोल्यूशन फॉर्म। ओके, तो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उधर का जो लोग हैं तो उनके जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है, तो बेसिकली उसमें थोड़ा चेंजेस आता है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप। सो ये जो भी चीज़ है दैट इज ड्यू टू दी noise pollutions. Then also it can lead to the temporary or permanent hearing loss in human beings as well as in case of animals also. Okay, तो अगर हम देखेंगे नॉट ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो इन सम एनिमल्स, ये भी वो भी बहुत अफेक्ट होते हैं। ओके, तो कभी कभार टेम्पररली भी होता है, परमानेंटली भी हम हियरिंग लॉस करते हैं। ओके, देन एक्सेसिव नॉइज अगर हम देखेंगे, ये भी हमारे बॉडी में क्या, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब ऑल्सो इट लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल्स और जो भी ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा, सो ऑब्वियसली सो इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ कैर्डियोवैस्कुलर डिजीज इन ए पर्सन। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, सो दीज आर द कैर्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ओके, तो ये चीज़ भी होगा। ओके, सो as in case of noise pollution it also lead to the decrease in the production of digestive juice। ये चीज़ भी आप याद रखो। ओके, तो हमारे बॉडी में जो स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है तो उसको भी डिक्रीज करता है, मतलब आपके डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा ड्यू टू दी क्या, अनप्लीजेंट साउंड और द नॉइज। Also, it decrease a person's ability to concentrate, especially on children, and they are unable to concentrate well on their studies due to the neighborhood noise। तो आसपास जितना अनप्लीजेंट साउंड होगा आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपका जो मेमोरी है ये भी थोड़ा, मेमोरी कैपेसिटी भी थोड़ा लो होगा, और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होने से आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल्स प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसी से बहुत ज़्यादा डिजीज भी होगा। ओके, तो हम कैसे ये जो चीज़ है तो उसको हम प्रिवेंट भी करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, जैसे जो इंडस्ट्रियल रीजन से, तो उधर तो नॉइज पोल्यूशन इज एन हाई लेवल। ओके, तो उधर अगर हम क्या करेंगे, वो जो फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज को थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर में या थोड़ा डिस्टेंस में उसको करेंगे, तो वो भी थोड़ा क्या लोगों के लिए तो लोगों के लिए थोड़ा अच्छा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, जितने भी हेवी व्हीकल्स है, जैसे एयरक्राफ्ट ले लो या जो भी व्हीकल्स है, तो उनमें अगर साइलेंसिंग डिवाइस लगेगा तो वो भी उनके जो मिशंस में अगर साइलेंसिंग डिवाइस लगेगा तो उससे थोड़ा कम नॉइज पोल्यूशन होगा। ओके, वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट द नॉइज पोल्यूशन। देन और क्या, we should also play the television, radio or other music system at a low sound। लो साउंड में अगर हम दिखेंगे तो ये और कोई हमारे जो नेबरहुड है या हम जो हमारे जो भाई बहन जो पढ़ रहे हैं या जो भी लोग हैं हमारे घर में, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो उधर इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। और क्या है, यूज़ ऑफ हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। तो ये चीज़ तो आप देखते हो कि जो भी लोग हैं वो बिना वजह की हॉर्न बजाते हैं, तो जहाँ पर ज़रूरत है उधर वो नहीं बजाएंगे, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उधर वो ज़्यादा बजाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ को थोड़ा मिनिमाइज़ कर पाएंगे तो ये भी वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट द नॉइज़ पोल्यूशन। और क्या है, हम अगर घर में या इंडस्ट्रीज़ या पार्टी जो हॉल्स है या जो बिल्डिंग्स है, सो बेसिकली अगर हम साउंड प्रूफ सिस्टम उधर लगाएंगे तो उधर से क्या होगा, सो बेसिकली वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ जो अनवांटेड साउंड है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रीज़।
ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन ह्यूज नंबर, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द अनवांटेड नॉइज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके, तो हम जितना ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, नॉट ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द, तो एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग से भी हमको हेल्प करते हैं ट्रीज। ऑल्सो क्या है, ये जो नॉइज पोल्यूशन है उसको भी प्रिवेंट कर पाते हैं। कैसे? टू बाई एब्जॉर्बिंग द क्या, दैट इज द अनवांटेड नॉइज। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, पीपल हु वर्क इन नॉइजी कंडीशन एज लाइक अब इंडस्ट्रीज, माइंस, तो ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि काम कर ये तो बेसिकली क्या है, तो अर्निंग्स के लिए या उनके जो लिवलीहुड से ये तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो काम करने के टाइम अगर वो ईयर प्लग्स यूज करेंगे, सो दे कैन ऑल्सो प्रिवेंट द अनवांटेड नॉइज। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट, एंड दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर ईयर्स। देन नेक्स्ट क्या है, people should made aware of noise pollution and also about its adverse effect, okay, and also about how they prevents them। तो ये चीज सबको समझना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द साउंड चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू।